नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध समाजसेवी, गरीबों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले, सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध करने वाले और बेबाक राय रखने वाले हमारे साथ हैं स्वामी अग्निवेश जी। अग्निवेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त कुछ ही दिनों पहले आप छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे। क्या कुछ हुआ वहां पर? रमन सरकार से आप मिले होंगे, रमन जी का क्या, आप वहां पर क्या करने गए थे? कुछ दिन पहले तो मैं मई दिवस मनाने गया था जी। 25 साल पहले हमने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से कोई 4000 बंधुआ मजदूरों को रिहा कराया सुप्रीम कोर्ट की मदद से। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जज होते थे, चीफ जस्टिस, और हमारे अशोक पांडा जी वकील भी होते थे। तो इन सब लोगों की मदद से राजेंद्र सायल जी, उनकी पत्नी शशि सायल और पूरी टीम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लोग भी बहुत से थे सहयोगी। इस तरह से हमने उनको मुक्त कराया, उनका एक तरह से पुनर्वास के लिए उनको प्रशिक्षण दिया, और वो सब आज ठीक ठाक खाते पीते जगह पे हैं अपनी। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा एक ऐसा स्टेट है जो नक्सल प्रभावित राज्य है, और आप नक्सलियों के समर्थक रहे हैं। उनकी बातों को सामने रखा है आपने, उनकी परेशानियों को सामने रखा है, और कभी कभी सरकार के बीच में बातचीत भी आपने की है। इस बार रमन सरकार से क्या कुछ बातचीत हो पाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा नक्सल समस्या वहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। ऐसा राकेश जी, आपने कई बातें कही, उसमें शुरू में कहा नक्सलियों के समर्थक हैं आप। मैं समर्थक नहीं हूँ उनका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनसे जो भी आज संघर्ष चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, एक तरह से गृह युद्ध जी, भारत सरकार बाकायदे अपनी सेना जैसी ताकत उन पर मार के ख़त्म करने में लगा रही है। मुझे नहीं लगता ये समाधान का रास्ता है। 1967 से मैं देख रहा हूँ जी। मैं उस समय सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ते में पढ़ाता था, और नक्सलबाड़ी एक छोटा सा गांव बंगाल के उत्तर में है, वहाँ से शुरुआत हुई जी। और कई बार सरकार ने बुरी तरह कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो फिर पैदा होती। क्यों? सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हैं, खासकर आदिवासियों के बीच में। उनके जल जमीन जंगल के अधिकार को लेकर संविधान ने जो उनको 5वीं अनुसूची दी है, 6वीं अनुसूची दी है, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। पेसा एक्ट बनाया 1996 में, आज 20 साल होने जा रहे हैं, कोई पालन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया भी 2006 में, उसका पालन नहीं हो रहा है। सरकार के अपने कानून और संविधान का लागू न होना सबसे बड़ा मूल कारण है असंतोष का, और वो प्रकट हो रहा है नक्सली समस्या के रूप में। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड की बात हो, या तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों की बात हो, जल जंगल और जमीन की ये लड़ाई है। क्या लगता है कि जब विकास की बात करते हैं तो जो आदिवासी हैं या जो पिछड़े समाज हैं, उनको उसी हालात में छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपने विकास के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। आप डिक्टेट ना करें कि ऐसा ही विकास उनके लिए है जहां से उनके सारे खनिज संपदा का, जल और जंगल संपदा का दोहन हो जाए, और वो पहुंच जाए किसी कुछ चंद अमीरों की तिजोरियां भरने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की, और कुछ अमीर जादों के ऐश गाह बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आप हिस्सा दीजिए। प्लानिंग कमीशन की जब अपनी रिपोर्ट कर रही है यूपीए गवर्नमेंट में कि उनको 26% नेट प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए, दूसरे देशों में वहाँ के आदिवासियों को 50% हिस्सा दिया जा रहा है। मैं कनाडा गया था, वहाँ एडमंटन से आगे के जो सारे के सारे ऑयल फील्ड्स हैं, उसके पूरे के 100% के मालिक हैं वो आदिवासी वहाँ के, इनको रेड इंडियन कहते हैं। तो कहने का मतलब सारी दुनिया में इन आदिवासियों के साथ बहुत ही मानवीय व्यवहार हुआ है। हमारे देश में हमारी सरकार बावजूद संविधान में उनके लिए एक अंदर संविधान है, संविधान के अंदर संविधान, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। यदि संविधान की भावना और शब्द के अनुरूप उसके ऊपर अमल किया जाए तो आदिवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकेगा, लेकिन उसमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। उनकी ज़मीनों को कितना हड़प लिया, पूरे झारखंड में चले जाइए, सारा का सारा ज़मीन गैर आदिवासियों ने खरीद रखा है। मूल उनकी ज़मीन है, कानून कहता है नहीं खरीद सकते आप। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, उड़ीसा में यही हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप उसको अंडू कैसे करेंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए बातचीत कीजिए नक्सलियों के साथ, बातचीत कीजिए आदिवासी नेताओं के साथ, उनके जो सही प्रवक्ता हैं जी, तो अरविंद नेताम हैं, मनीष कुंजाम हैं, और ये सारे तमाम लोग हैं आदिवासियों के बीच में जो उस बात को
अच्छी तरह कह सकते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता उनसे। नक्सली भी कहते हैं कि उन इलाकों में विकास होना चाहिए, सरकार भी चाहती है, सरकार भी कहती है कि विकास करेंगे, विकास के कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि चाहे झारखंड का इलाका हो आदिवासी बहुल या छत्तीसगढ़ का हो, वहां पर जितनी भी बिल्डिंग थी, स्कूल की बिल्डिंग, ब्लॉक की बिल्डिंग, इनको ब्लास्ट करके उड़ा दिया नक्सलियों ने। तो ये कैसा विकास है? नहीं नहीं, किसी बिल्डिंग को ब्लॉक करके इस तरह नहीं उड़ाया उन्होंने, केवल उन बिल्डिंगों को उड़ाया जहां स्कूल के बदले सरकार ने अपनी सीआरपीएफ को ठहराने के लिए उसको बना दिया। बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल खोला था, एक भी स्कूल को नक्सलियों ने नहीं उड़ाया है जहां बच्चे पढ़ रहे हों। अभी भी पढ़ रहे हैं बच्चे बहुत स्कूलों में। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं? पुलिस कहती है कि तुम उसकी जासूसी करते हो, माओवादी बोलते हैं कि तुम पुलिस के जासूस हो, और बीच में वो मारे जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही आकलन किया आपने। देखिए, माओवादियों के साथ उनको थोड़ा सा जुड़ना पड़ा है, क्योंकि आत्मरक्षा में उनके पास केवल तीर हैं, पुराने जमाने के धनुष और तीर। और जहाँ की हमारी जो पुलिस है, हमारी जो और सुरक्षा बल हैं, उनके पास AK-47 है। जब ये जुल्म करने लगते हैं आदिवासियों के ऊपर, उनकी बहू बेटियों से, उनके सामने बलात्कार करते हैं कि गांव के गांव जला देते हैं, तो फिर वो बेचारे सहारा ढूंढते हैं, कोई तो आए, तो ये नक्सली आ जाते हैं उनके सहारा देने के लिए। लेकिन ये जो नक्सलियों के साथ कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में भी कोई खाना देना पड़ता है या कोई रात को शेल्टर देना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह जाकर के पुलिस वाले उन्हीं को नक्सली समर्थक बता के जेल में डाल देते हैं या फिर गोलियों से उड़ा देते हैं। तो ये जो रनिंग बैटल चल रहा है, एक अविश्वास हम अपने देश के आदिवासियों के प्रति जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कीमत हमें और हमारी सरकार को चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में आपकी क्या राय है? नाम ही इसका कितना खतरनाक है। ये ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम दिया गया था अमेरिका में, जब ये गोरे यूरोप से गए थे अपराधी लोग, और वो 250 साल पहले की बात है। वहाँ के मूल निवासियों को इन्होंने घोड़े की पीठ पर सवार होकर के हंटिंग किया, शिकार खेला, ऐसे मारा जैसे जंगली जानवरों को शिकार खेल रहे हों। तो ये ऑपरेशन ग्रीन हंट शिकार खेला जाए इन आदिवासियों का, ये उसी इतिहास के। लेकिन सरकार तो कहती है कि वो नक्सलियों को भगाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। नक्सलियों को भगाने के लिए चलाए तो जाए, नक्सलियों को पता लगाए, किसी के माथे पे लिखा हुआ है अलग से कि ये नक्सली और ये नहीं है। आज भी छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के जेलों में 10,000 से ज़्यादा निरपराध निर्दोष आदिवासी बंद पड़े हैं 5-5 साल से। और अभी जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, महाश्वेता देवी, हम सब लोगों ने मिलकर के आवाज़ उठाई है। कम से कम 200 से ज़्यादा मानव अधिकारवादियों ने आवाज़ उठाई है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो गठित करो। जब इनका कलेक्टर अपहृत हो जाता है, एलेक्स पॉल मेनन, जब आज से कोई 1 साल पहले हो गया, तो उस समय ताबड़तोड़ सारा मीडिया और ये और वो ऐसा हंगामा मचाया कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ठीक है ना, कलेक्टर को उन्होंने हाईजैक कर लिया या उठा के ले गए। तो उसकी पत्नी क्या कर रही है, वो कितने महीने के पेट में है वो, और उसकी सास क्या कर रही है, उसके ससुर क्या। इन बेचारे गरीब आदिवासियों की कनपट्टी पर बंदूक रख करके उन निर्दोष लोगों को जेलों में डाला गया। 10,000 से ज़्यादा लोग हैं अभी आज की तारीख में। बताए उनके साथ भी पुलिस ने वही व्यवहार नहीं किया जो एलेक्स पॉल मेनन के साथ नक्सलियों ने किया है। क्या उनका भी इसी तरीके से बंधक बना करके जेलों में नहीं ठूंसा हुआ है? क्यों नहीं मुकदमा चलाते, क्यों नहीं उनको जमानत देते? एलेक्स पॉल मेनन को छुड़ाते समय छत्तीसगढ़ सरकार, रमन सिंह ने वादा किया था। निर्मला बुच, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। क्या हुआ उस कमेटी का? क्या निकला उसमें से? आज तक क्यों नहीं 10, 5, 20 आदिवासी निर्दोष जो पड़े हैं वो छूट के आए? जब छत्तीसगढ़ सरकार के 5 जवान पुलिस के और वो बंधक बना करके ले गए आदिवासी नक्सलवादी बस्तर के घने घोर जंगल में, अबूझमाड़ के जंगल में, तो मैं उनको छुड़ा करके लाया था। और जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर्किट हाउस में रायपुर के, तो वो गदगद हो गए, मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे कि आपने गजब कर दिया।
मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। आप यदि समझते हैं कि इसका समाधान बातचीत से है, आप 5 निर्दोष आदिवासियों को छोड़ के दिखाइए, मैं इसको आगे ले चलूंगा, आपकी मदद हो जाएगी। पूरे देश के स्तर पर नहीं, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के स्तर पर इसका समाधान मैं आपको करा के दे दूंगा। लेकिन नहीं किया उन्होंने, एक भी निर्दोष आदिवासी को आज तक नहीं छोड़ा। क्या सरकारें इस समस्या का समाधान चाहती ही नहीं है, चाहती हैं कि नक्सली समस्या बनी रहे और उनकी राजनीति चलती रहे? आपका राजनीति नहीं, यहाँ बहुत बड़ा पैसा है, इतना भयंकर पैसा है, उसमें लूट खसोट है। मुझे तो लगता है कि एक निहित स्वार्थ है, नक्सली समस्या बनी रहे और केंद्र से पैसा आता रहे और नीचे के लोग उसको लूट खसोट करते रहे। तो ये हर सरकार का यही आपको लगता है? मुझे लग रहा है, पूरी तरह से ये लग रहा है। वरना इसका समाधान यदि हम नागा विद्रोहियों से बात कर सकते हैं, मिजो विद्रोहियों से बात कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, पाकिस्तान से कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें अपने देश के नक्सलियों को बातचीत करने के लिए बुलाने में क्यों दिक्कत हो रही नहीं? और मैंने तो इनके लिए समाधान ला के दे दिया था। पूरे नक्सली जो उनका पॉलिट ब्यूरो की तरफ से उनके जो प्रवक्ता चेरुपुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद ने अपने दस्तखत से मुझे चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी हमें आपके ऊपर विश्वास है और आप बातचीत के लिए पहल कीजिए, हम सारी उनको शर्तों को छोड़ के आ जाएंगे बात करने के लिए। ये उसने चिट्ठी दिया। जब मैंने चिदम्बरम जी को चिट्ठी दिखाई तो कहने लगे नहीं, उसमें तारीख नहीं दी है, कब किस तारीख से 72 घंटे का वो निशस्त्रीकरण करेंगे। तो मैंने उनको दूसरी चिट्ठी लिखी और दूसरी चिट्ठी मिलने से पहले उसको और कहीं से करके एनकाउंटर बताया, जबकि फेक एनकाउंटर था। उसको नागपुर में मार करके उसके साथ हेमचंद्र पांडे एक पत्रकार जो दिल्ली का था उसको भी जान से मार डाला और दोनों को आदिलाबाद के जंगल में मरा हुआ दिखाया, हाथ में उनके पास में रख दी AK-47 की बंदूक। कितना बड़ा अपघात हुआ और सारे देश को ये धोखा दिया गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते थे। मुझे इस्तेमाल किया केंद्र की सरकार ने। मैं आरोप लगाता हूं तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम, आज के वित्त मंत्री के ऊपर, उन्होंने मेरे जैसे एक सन्यासी का, मैंने एक पैसा नहीं लिया था भारत सरकार से, एक सिपाही की कोई मदद नहीं ली थी, अपनी जिंदगी पर खेल करके मैंने देश सेवा का एक काम करने का सोचा और बदले में ये दिया उन्होंने। मेरे साथ भी धोखा किया और उस जो उनकी तरफ से सबसे ज्यादा शांति का इच्छुक था राजकुमार उर्फ आज़ाद, उसी को मरवा दिया। पत्रकार को भी उसके साथ मार दिया, उसको भी कहने लगे ये भी नक्सली था। अग्निवेश जी, जब भी नक्सली मारे जाते हैं तो तमाम संगठन मानवाधिकार की बात उठाते हैं, लेकिन जब 76 CRPF के जवान मारे जाते हैं तब एक आवाज नहीं उठती है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं सब मानवाधिकार संगठनों का जिम्मा नहीं ले सकता, लेकिन PUCL के लोग और तमाम बहुत से मानवाधिकारवादी संगठन हम लोग मिल करके, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जो JNU के अभी चांसलर हैं और बहुत माने हुए वैज्ञानिक हैं, UGC के चेयरमैन रहे जी, नारायण भाई देसाई जो महात्मा गांधी की गोद में खेले, 86 वर्ष की उम्र में वो वहाँ गुजरात विद्यापीठ के चांसलर वो, और ये तमाम लोग हम लोग गए रायपुर से यात्रा करके। ठीक 1 महीने के बाद जब वो 76 जवान मारे गए थे तो उसकी निंदा करते हुए नक्सलियों की हमने यात्रा निकाली गांधी पुतला रायपुर से और CRPF कैंप दंतेवाड़ा तक, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि वो इनको मार रहे हैं और हमारी पुलिस उनको मार रही है। समाधान ये नहीं है, समाधान है बातचीत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी हम जान रहे हैं स्वामी अग्निवेश का नजरिया। ब्रेक के बाद भी बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा।